हम इस्तीफ़े नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे जजेस डट के। नवाज शरीफ साहब के साथ गुज़श्ता रात लंदन में क्या हुआ? बिलावल भुट्टो के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने किस नौयत का धोखा किया? काजी फायज ईसा लंदन में जबकि उनको उनके मुलाजमीन भी छोड़ गए। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई और जरदारी साहब ने हल्फ लेने से कबल पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यही जुमला पढ़ना था, यही बिस्मिल्लाह पढ़नी थी जस्टिस यही आफरीदी ने भी, लेकिन उन्होंने औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ किया कि मैं तमाम शैतानों से भी पनाह मांगता हूँ। उस तकरीब के अंदर जहाँ अली अमीन गंडापुर थे, वहीं पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे खौफनाक बात ये थी, यहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर और फलां जजेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनको हमने मोस्ट सीनियर होते हुए जज नहीं बनाया, जिन्हें हमने मोस्ट सीनियर होते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बेंच था उसका हिस्सा नहीं बनाया। ये वो जजेस हैं जिन 8 ने काजी फायज ईसा का साथ नहीं दिया था और फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। हुकूमत ये समझ रही थी और इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही थी कि जब हम सीनियर को इग्नोर करके जस्टिस मंसूर अली शाह को तो यही आफरीदी को बना देंगे तो ऐसे आलम में तो बाकी जजेस सर फटा जाएंगे। यही आफरीदी वैसे भी कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जो बाकी 8 जजेस हैं वो भी इनका साथ नहीं देंगे, तो इतना प्रेशर डेवलप कर देंगे और इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे जिसके नतीजे में 4 से 5 जजेस जो हैं मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जब मेरिट की पामाली करेंगे तो ये गुस्से में तैश में आके और बगैर अखलाकी हरकत समझते हुए ये इस्तीफ़े दे देंगे। एक जज साहब से किसी ने पूछा कि क्या आप इस्तीफ़े देंगे अगर आपको तंग किया गया, तो क्या फ़लाँ चीज़ हुई, ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा माई फुट, यानी कि कौन होते हैं, हम कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम डट के खड़े हैं और डट के मुकाबला करेंगे। बेशक आने वाले दिनों में कुछ रेफरेंस दायर होंगे, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, किसी के ऊपर मुकदमे भी बन सकते हैं, यहाँ जज होते हुए मुकदमे बन सकते हैं, किसी को उठाया जा सकता है, किसी की ऑडियो बनाई जा सकती है एआई के ज़रिए। तो ये जितनी चीज़ें होंगी, जजों ने तो जहाँ पे फैसला कर लिया कि हमने डटना है, इस्तीफ़ा नहीं देना बल्कि मुकाबला करना है, वहीं पर आप एक और नुक्ता समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को सुबकी उस वक्त सिर्फ ये देख के नहीं हुई कि ये जजेस हल्फ बर्दारी की तकरीब में आए। यही आफरीदी ने वहाँ पे कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया, चीज़ें हुई, उसके बाद अपनी माँ से मिले और चले गए। जब वो चले गए और ये सुनने में आया कि जस्टिस यही आफरीदी को जो ही नामज़द किया गया तो उन्होंने इस बात का एहसास करते हुए कि मेरा हक नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह है मोस्ट सीनियर और उन्हीं ही को बनना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब वो ना बन सके तो यही आफरीदी को बनाया गया, तो इन्होंने मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत बाकी लोगों के साथ बैठे। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और बाकी लोगों ने यही आफरीदी को कहा कि हम पहले भी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, आप अच्छे जज साबित होंगे, हम आपके साथ हैं और कोई बात नहीं अगर हम नहीं बने, आप भी बने हैं। काम क्या है? इंसाफ करना, इंसाफ देना, किसी का टाउट ना बनना। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को जब इंटेलिजेंस ने अप्रोच किया तो ये हक बनता था कि वो अपने जो अदालत के चीफ जस्टिस हैं, जो सरबराह होते हैं काजी फायज ईसा, इनको इन्फॉर्म करें। अगर ये कॉल रिगार्ड सामने आता और वो इन्फॉर्म ना करते तो इसी चीज़ को वजह बना के उन्हें बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना लगने देते, जो कि पहले भी नहीं लगे, और उन्हें जस्टिस के ओहदे से भी फारग कर सकते थे कि आपने वायलेट किया है कि आपको किसी मुल्क के इंटेलिजेंस के किसी बंदे ने रब्ता किया, ये कहा और आपने इन्फॉर्म नहीं किया। बहरहाल अब ये जजेस एक पेज के ऊपर हैं और 3 अहम चीज़ें जो की गई हैं, हम सिर्फ इन्हीं को वजह बना के किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। जैसे कि जब DGISI आए तो हमने कहा जी कि ये इतने अच्छे, सच्चे और खरे हैं, कि ये इतने प्रोफेशनल हैं कि इन्होंने नोटिस जारी किया है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोगों को और TV चैनल्स को कि मेरी तस्वीर ना दिखाई, चूँकि इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह जो होता है वो खुफिया रहता है। हमने कहा ठीक है, हमने बड़ी बड़ी खबरें दी। जब आए सैयद आसम मुनीर साहब तो हमने सोचा ये सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम करेंगे, हमने बहुत तारीफ़ें की इनकी, यकीन जानिए उसमें मैं भी शामिल था। बाद में पता चला कि ये तो नाग हैं, ये तो डसने वाले लोग हैं, हम क्या कहते रहे। काजी फायज ईसा साहब आए तो तब भी हमने ऐसे किया, ये इस्टेब्लिशमेंट को नत डालेंगे, ये भले नून लीग को फ़ायदा दें, बेशक इमरान खान को नुकसान पहुँचाएँ,
अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को उसकी अपनी हदूद और क़ियत में ले आते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। तो हमने बड़े बड़े राग लाम पे, लेकिन बाद में पता चला इन जैसा गलत नौयत का जज तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। अब जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं इनके फैसले बोलेंगे, इनका काम बोलेगा, तो जो अच्छा करेंगे उसके ऊपर हम बयान करेंगे, जो गलत करेगा वो तो सबको नज़र आ जाएगा। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जैसा सोच रहे थे और जैसा सोच रहे हैं और जैसा वो चाहते हैं, मेरी ज़ाती सोच ये है, मेरा तज्जिया ये है कि वैसे नहीं होगा। और ये जजिस ना कोई इस्तीफ़ा देगा, ना कोई बिकेगा, ना कोई झुकेगा, ये चीज़ें बेहतर करेंगे। देखें कल मीटिंग जो हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बेंच बना था उन चीज़ों के लिए जिस पे सदर साहब ने दस्तखत किए थे, जिसके तहत 63A में तब्दीली की गई और वोट फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया, इन चीज़ों को भी रिव्यू किया जा सकता है। फुल कोर्ट की जो मीटिंग बुलाई गई है ये भी बड़ी अहम चीज़ है। तो अभी तक तो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो अगर ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जितने भी अच्छे जज हैं, बल्कि 17 के 17 को एक पेज पे होना चाहिए। और इवन सुनने में आया कि जो बाकी जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि काजी फायद ईसा के साथ थे, उन्होंने भी अपना रास्ता जो है वो बदल लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अदलिया में यूनिटी पैदा हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट कि जब कोई चीफ जस्टिस चला जाता है तो उनके साथ जो उनके मुलाजमीन होते हैं वो भी चले जाते हैं। इसमें मैं एक नाम आपको बताता हूँ, इनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक। ये सेक्रेटरी थे काजी फायद ईसा साहब के। वो जब गए तो ये भी रिटायर्ड हो गए और जब नया चीफ जस्टिस जो आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपना अमला और स्टाफ लेके आते हैं। लेकिन मोहम्मद मुश्ताक साहब जब रिटायर्ड हुए तो अब ये बड़े बड़े किस्से लिख रहे हैं, ये अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, हकीकत है, अफसाना है, मैं इसके ऊपर भी नज़र रखूँगा। लेकिन जब ये किसी के मुलाजिम होते हैं तब तो ये ऐसा कर नहीं सकते। और अब ये जो कहानियाँ बयान कर रहे हैं, देखना ये होगा कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कि किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं। तो काजी फायद ईसा भी चले गए, उनका स्टाफ भी चला गया और 24 घंटे भी नवाज शरीफ साहब ने काजी फायद ईसा के बगैर और काजी फायद ईसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के बगैर नहीं गुजारा। अब देखें जहाज़ में कैसे बैठे हुए हैं, ये डिप्रेशन के मरीज़ लगते थे काजी फायद ईसा। तो ये दोनों जो हैं वो लंदन आ पहुँचे हैं। आज मियाँ साहब यहाँ क़याम करेंगे, यकीनन कल उन्होंने अमेरिका जो है रवाना हो जाना है। अमेरिका से फिर लंदन वापस आएंगे और लंदन से फिर पूरा यूके और यूरोप जो है वो घूमने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक तरफ टेस्ट करवाएंगे अमेरिका से और फिर घूमने जाएंगे। शायद इनका डॉक्टर बहुत अच्छा है जो उनको कहता है कि आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, सियासत वाली चीज़ें जो है इससे बाहर निकलें, घूमें फिरें, दुनिया देखें। आपने काफ़ी सियासत कर ली तो ये बड़ा अच्छा मशवरा होगा अगर कोई इनको ये भी कह दे डॉक्टर के भाईजान ये सियासत छोड़ दें, ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो वहीं पे लंदन के अंदर गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ, ये भी बड़ा अहम मामला है। लंदन से जो मनाज़र गुज़श्ता रात मुझे देखने और सुनने को मिले, चूँकि मैं इस इंग्लैंड के अंदर रहता हूँ, तो ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान नहीं बल्कि कहते हैं कि पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए खौफनाक मनाज़र थे जो कुछ देखने में आया। हुकूमत है, इक़्तिदार है, नून लीग के पास हैं सारी चीज़ें, पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के साथ है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें अदलिया है। लेकिन अवाम में नून लीग की नफ़रत गुज़श्ता एक बरस में कहीं गुना बढ़ चुकी है जो कि इससे पहले थी। और फिर देखिए हुकूमत और इक़्तिदार अवाम के वोट से नहीं, बदतरीन जबर, फस्तायत और यजीदियत से हासिल किया गया है, जिसकी वजह से वो जो जेल में है उसके साथ अवाम की हमदर्दी हैं, वो जो हुकूमत में हैं उनके साथ गुज़श्ता रोज़ एवनफील्ड हाउस के बाद जो अवाम ने गुस्सा निकाला। मैं यहाँ पे एक बात की शदीद मुज़ामत करता हूँ, PTI और नून लीग के दोनों पार्टियों की जानिब से जो गालम गलोच हुआ ये कोई कल्चर नहीं है, इसको तो कोई कबूल नहीं करता। वो मैं हूँ, नवाज शरीफ हूँ, इमरान खान हो, कोई भी। लेकिन जो उस चीज़ मैंने उसके अंदर देखी वो ये थी कि गुस्सा था बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। लोग शदीद गुस्से में थे कि हमारे लीडर को जेल में रखा हुआ है। ये नवाज शरीफ लोग फिर से लंदन में आ गए, ये घूम रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिस हेवनफील्ड हाउस की वजह से सारी चीज़ें हुई उसी हेवनफील्ड हाउस के अंदर आ रहे हैं। तो वहाँ पे बड़ी बेहुदगी थी, बदअखलाकी थी, हुल्लड़बाजी थी और नगमे चल रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें बाज़ लोग इमरान खान साहब के पक्के वेलविशर हैं, दूसरी जानिब इमरान अपने नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले भी शामिल हैं, और तीसरी जानिब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो एहसास कमतरी के शिकार लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर होना चाहते हैं, जिन्हें पब्लिसिटी चाहिए, जिन्हें मुफ्त की तशहीर चाहिए, और वो इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोई PTI को, कोई नून लीग को, तो लोग अपने रास्ते बनाते हैं। तो लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जाके लगे हैं। मैं आई विटनेस हूँ लोगों का, जो हमें किसी दौर में हम एवनफील्ड हाउस के बाहर जब कवरेज करने जाते तो हमें सैंडविच खिलाते थे, सहाफ़ियों को सैंडविच और खाना और बिरयानी खिला के और झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ कर करके उन्होंने अपनी जगह बनाई। और आज
हुकूमत के साथ कोई एडवाइज़र है, वो किस किस हैसियत से है। तो बहरहाल ये जो लंदन के अंदर सारा कुछ मियाँ साहब के साथ हुआ, मियाँ साहब परेशान हुए इन चीज़ों को देख के कि जब वज़ीर आज़म नहीं है, भाई सगा वज़ीर आज़म है, तो आप भी तो एक तरह से वज़ीर आज़म ठहरे और आपकी पार्टी की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, और फिर भी अगर अवाम आपके साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं, आपका उन्होंने जीना हराम किया हुआ है, तो आप देखिए कि ये आपके लिए सोचने का मुकाम है। और जब आप कहते थे वोट को इज्जत दो, तो मियाँ साहब मुझ समेत सारे लोग आपकी बड़ी कदर करते थे, सारी चीज़ें थी, आपने अपने आप को डबो दिए ऐसा करके। हमें दुख है इस बात को और अफसोस है, आप इन चीज़ों के ऊपर खड़े रहते हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपने 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत हासिल की, आपको 3 मरतबा बिला वजह और बेवजह इक़्तिदार से निकाला गया, आपके साथ अवाम की हमदर्दियाँ थी, लेकिन जिस तरह से आप लेट गए और बुग़्ज़ इमरान में आपने चीज़ें की, आपने अपना सत्यानाश किया, और तकरीबन जिस एज में आप हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, मुझे नहीं लगता कि अब आपको वो पॉपुलैरिटी वापस मिलेगी, चूँकि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, आपके मुखालफिन बहुत तगड़े हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब के साथ किस तरह का धोखा हुआ है, ये बड़ी अहम बात है। आपने देखा होगा कि बिलावल साहब ने बहुत आगे जाके जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें ज़ोर लगाया, सोए भी नहीं, नींदें हराम की, और अपने नाना के हाथों का बनाया हुआ जो आइन था उसके साथ छेड़छाड़ की। नो डाउट उनकी बात चीज़ें बहुत अच्छी थी, रियलिटी बेस्ड थी, अदलिया के अंदर से ही मार्शल लॉ लगते रहे, अदलिया ने ही उनके नाना को फांसी दी, अदलिया के जजेस जो थे इन्हीं ही के ज़रिए जमहूरियत का गला काटा गया। लेकिन आपने जो रास्ता मुआर किया है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ आपका अपना फ़ायदा था, और बिलावल को लॉलीपॉप दिया गया था कि उम्मीद दिलाई गई थी कि 26वीं आईनी तरमीम जब पास होगी, करवाई जाएगी, तो अगली बारी तुम्हारी है, लेकिन अवाम उनकी बारी के चक्कर में नहीं है। असद कैसर ने भी ऐसे कहा। और दूसरी जानिब जो ये डील थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाते खुद चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये बदल जाएं और बिलावल बेशक वज़ीर आज़म बन जाए, और ये गुनाह, ये बोझ जो है हमने उठा रखा है, ये उनके कंधों पे चला जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये तसल्ली दी थी बिलावल साहब को, जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक, कि आप 26वीं आईनी तरमीम करवाएं, मियाँ साहब भी राज़ी हैं, आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो अब पता चला कि बिलावल भुट्टो साहब को ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्होंने उनको इस्तेमाल करना था, जैसे काजी फ़ायज़ ईसा को किया, और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो छोड़ दिया। मैं उसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ, काजी फ़ायज़ ईसा ने क्या किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लेटर लिखा और उस खत के ऊपर पूरे मीडिया ने, टॉक शो ने तबसरा किया। काजी फ़ायज़ ईसा ने लंदन रवानगी से कबल कहा कि भाईजान हमने आपको सर्व किया है, आपके कहने के ऊपर सारी चीज़ें की हैं, मेरे ऊपर तोहमतें लग रही हैं, खुदा का वास्ता ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरे बारे में ख़त लिखा है, जो मीडिया चला रहा है, इसको तो रुकवा दें। तो उसके बाद बड़ों ने मीडिया वालों को फ़ोन किया और कहा कि भाईजान आज के बाद इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये ना इमरान खान के हैं, ना नवाज शरीफ के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, ना अदलिया के हैं, ना इलेक्शन कमिश्नर के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सबको आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं, फिर ये अपने चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने DGISI कैसे बनना है, मैंने DGC कब बनना है, इसको एक्सटेंशन क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं कब आर्मी चीफ बनूंगा, ये क्यों बन गया, इसका नंबर ये नहीं था, फलां चीज़ें थी। तो ये इस तरह की सारी किस्से और कहानियाँ हैं, जिसकी वजह से बिलावल साहब को भी आप जाके समझ आएगी कि भाईजान किस हद तक किसी के साथ चलना चाहिए और किस हद तक चीज़ों को मानना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ इक़्तिदार नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तकिया करते हैं वो आज तक कामयाब तो हुए, लेकिन वो लंबा अरसा अवाम के अंदर उनकी अहमियत और अफादियत सामने हमने नहीं देखी। जो लोग अवाम की ताकत से आगे आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते थे कि आइन की रूह से अवाम असल में 1973 के पाकिस्तान के आइन के तहत जो है वो ताकत का असल में सरचश्मा है। तो जब आप असल ताकत के सरचश्मे को छोड़ देंगे, जिनके सामने ये इस्टेब्लिशमेंट, ये आपकी ज़ात, ये सियासी जमात ने पार्लियामेंट को हैसियत नहीं रखती, तो उनको अपना लें, बजाय इसके कि आप बूट पॉलिश करें और सारी चीज़ें करें। ये बात इमरान खान भी सबक सीख चुके हैं, आप लोग भी पहले सीख चुके थे। अलग बात है कि इमरान खान से बीच में मोरा बने और फिर आप लोगों को दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बैत करना पड़ी। कुछ KPK हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम उठाए, उन इकदामात को अगले एपिसोड में बयान करेंगे, और इसके अलावा भी दीगर अहम खबरें हैं। गुजारिश है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।